हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की इस सीरीज में, जो कि विजन आईएएस के नोट्स हैं और एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, प्रसन्ना वर्मा। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 22 होने वाला है इस सीरीज का, और इसके साथ आज जो हम बात करेंगे इसके अंदर वो करेंगे एक्सेस डिफीटेड के बारे में 1943 से 5 तक। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसके अंदर आपको मोटे मोटे 4 इवेंट्स के बारे में पता चलेगा। फॉल ऑफ इटली 1943 में, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड 1944 में जिससे आज़ादी मिली फ्रांस को, फिर आता है इन्वेजन ऑफ जर्मनी 1944-5 में, और जापान की डिफीट जो कि 1945 में करी गई बाय नकिंग इट। ठीक है, तो आइए एक एक इवेंट के बारे में समझाते हैं। जैसे कि अगर फॉल ऑफ इटली का बताऊं तो ये तुरंत ही हुआ आफ्टर यूएस और जो ब्रिटिश के ट्रूप्स थे इन्होंने एयर ड्रॉप्स करे इन दी सिसिली में। अब जो किंग ने डिसमिस कर दिया मसूलनी को और इटली ने ज्वाइन कर लिया अलीस को, ठीक है, अलाय कंट्रीज को। जर्मनी ने अपने ट्रूप्स भेजे बट ये भी हार गए और इटली यहाँ पे फॉल हो गया। फोर्स हुआ हिटलर को कि ये अपने ट्रूप्स को भेजे इटली में, विच could have been better utilized against रशिया। अब रशिया के अगेंस्ट अपने ट्रूप्स जो है वो अच्छे से यूज कर सकता था जर्मनी, बट यहाँ पे चूंकि यहाँ पे इटली हार रहा था, इटली जा रहा था किसी के हाथ में, तो इस वजह से जो है वो हिटलर ने अपने यहाँ के जो ट्रूप्स थे उन्हें इटली में भेज दिया, जिनका अच्छा उपयोग वो रशिया में कर सकता था। अच्छा, फिर क्या हुआ? ऑल्सो अलीड पावर्स को अपने बेसेस मिल गए बॉम्बिंग करने में जर्मन ट्रूप्स को इंसर्ट सेंट्रल यूरोप और बाल्कान्स में। फिर आया ऑपरेशन ओवरलॉर्ड 1944 का। दोस्तों, ये इन्वेजन था फ्रांस का, जिसकी शुरुआत हुई ऑन सो कॉल्ड डी डे। ये मैं बता चुकी हूँ डी डे के बारे में। तो शुरुआत हुई सो कॉल्ड डी डे पे ताकि आज़ादी इसको दिला सकें फ्रॉम जर्मन ऑक्यूपेशन। ऑपरेशन को कैरिड आउट करा गया अलग अलग रीजंस की वजह से, और रशियंस ये डिमांड कर रहे थे कि हम एक ओपन करेंगे सेकेंड फ्रंट सिंस 1941। अभी तक जर्मन की जो यू बोट्स थी वह डाउन एंड आउट, साथ में जो अलीट के एयर सुपियोरिटी थी ये यहाँ स्टैब्लिश हो गई, एंड अब इटली जो है वो अलीट की साइड पे हो चुका था। इसलिए अलीट पावर्स अब फोकस कर सकती थी आज़ादी दिलाने में, लिबरेट करने में यहाँ पे फ्रांस को, बेल्जियम को और होलैंड को। तीसरा जो इवेंट होता है वो होता है जर्मनी का इन्वेजन 1944-5 में। दोस्तों, यहाँ पे इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट था यूएस और ब्रिटेन के बीच में। ब्रिटेन चाहता था कि ये बर्लिन पहुंचे रशियन से पहले, इसलिए यहाँ पे यूएस डिमांड कर रहा था कि हम एक कॉशन प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले जो है एक फेल्ड अटेम्प्ट रह चुका है जर्मन इन्वेजन का 1944 में। बैटल ऑफ बल्ज जो है यहाँ पे ये लड़ी गई दिसंबर 1944 में, और इट इज नेम्ड सो क्यों? क्योंकि ये फैक्ट था कि जर्मन ट्रूप्स वर एबल टू ब्रेक थ्रू अमेरिकन लाइंस एंड आ सकते हैं 60 माइल्स तक, जिससे काफी बड़ा बल्ज हो सकता है इन द फ्रंट लाइन बिटवीन द टू फोर्सेस। इसलिए इसको क्या बोला गया? बैटल ऑफ बल्ज। यूएस और ब्रिटेन ने इन दोनों को पीछे धकेला, और रिजल्ट ये था कि हिटलर ने इतना सारे रिसोर्सेस को यहाँ पे खर्चा करा था इस बैटल में कि इतना रिसोर्स अब रिप्लेस ही नहीं हो सकता था। जर्मनी भी फॉल किया। अब उसका फॉल करना तो जर्मन बिल्कुल सर्टेन था, और रशिया ने कैप्चर कर लिया बर्लिन को इन अप्रैल 1945 में, और हिटलर ने उसी दिन यहाँ पे देखा जाए तो सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। तो ये बहुत खुद में एक अलग स्टोरी है, किस तरीके से हिटलर ने क्या करा, कैसे किया, है ना, कैसे वो बंकर में गया, कैसे अपनी प्रेमिका के साथ, कैसे यहाँ जो है वो
सुसाइड करी उसने, बहुत सारी चीजें थी, अपने डॉग को भी मार दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। खैर, अब आई बात डिफीट ऑफ जापान की 1945 में। अब आप जानते हैं, कौन नहीं जानता, यूएस की गई न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो गिराए गए थे जापान पे। न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज किया गया जापान के अंदर क्योंकि यूएस चाहता था इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म करना, और सो दैट रशिया कुड नॉट मेक फर्दर टेरिटोरियल गेन्स इन द पैसिफिक। यूएसएसआर तब था और उसने प्रॉमिस किया था कि हम एलिस को ज्वाइन करेंगे इन्वेजन में जापान के, बट यूएस नहीं चाहता था कि रशिया को कोई भी फायदा मिले और टेरिटरी मिले इस जापान की। यहाँ पे एक और चीज भी थी कि यूएस चाहता था डराना यूएसएसआर को, दिखा के इस अपने नए नवेले नए बॉम्ब की पावर को, और चाहता था खुद को एक मिलिट्री सुपर पावर के तौर पे स्टैब्लिश करना। आई होप आपको ये 4 इवेंट्स तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात आती है कि आखिरकार क्यों एक्सेस पावर हार गई यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में। दोस्तों, इसको आप कुछ पॉइंट्स में समझ सकते हो, जैसे कि रॉ मटेरियल की कमी होना। इटली और जापान वो डिपेंडेंट थे इंपोर्ट पे। इवन जर्मनी के पास भी रबर, कॉटन और ऑयल की कमी थी। दूसरी बात, जो एक्सेस सक्सेस था वो डिपेंड करता था क्विक विक्ट्रीज पे, जल्दी जल्दी जीतना, जो हुआ नहीं। और ब्लिट्जक्रिग स्ट्रैटेजी डिजाइन करी गई थी इसी तरीके से, वो सक्सेसफुल पहले तो हुई थी, बट बाद में ड्यू टू ब्रिटिश के एयर पावर की वजह से ये यहाँ पे जो है वो फेल हो गई थी। जल्दी क्या हुआ कि जो एलीट थे, जल्दी इनको एयर पावर की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई और एयरक्राफ्ट कैरियर सी के अंदर जो थे, और साथ में फोकस करने लगे प्रोडक्शन पे और बैटलफील्ड के अच्छे यूज पे। इसके अलावा मतलब ये प्रोडक्शन करके बैटलफील्ड में यूज करने लगे। इसके साथ अलीज के पास बहुत सारी मात्रा में रिसोर्सेज थे इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स रिच, जैसे हमारा यूएसएसआर, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। और यूएसएसआर ने अपनी फैक्ट्रीज को ईस्ट की तरफ यूराल माउंटेन्स के मूव कर दिया था, जो ये इंश्योर करा रहा था कि कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन होगा अवे फ्रॉम द थिएटर ऑफ वॉर। साथ में एक्सेस पावर वो यूएस को नहीं मैच कर सकते थे आर्म्स की प्रोडक्शन में। आज भी देखिए यूएस कितना आर्म्स और एमिनेशंस वर्ल्ड भर में सप्लाई करता है। इसके अलावा एक्सेस पार्ट्स ने ओपन करे बहुत सारे फ्रंट्स एट द सेम टाइम, और मसूलनी ने प्रूव करा कि एक ये इनकॉम्पिटेंट जनरल रहे, एज ये कोई जीत नहीं दिला पाए, अनेबल टू डिलीवर विक्ट्रीज। एंड हिटलर आए उन्हें बचाने के लिए 2 बार नॉर्थ अफ्रीका में और उसकी दूसरी बार इटली में। साथ में यहाँ पे जो है कुछ टैक्टिकल मिस्टेक भी रही, जैसे जापान समझ नहीं पाया एयरक्राफ्ट कैरियर की इंपॉर्टेंस को, कंटिन्यू करता रहा अपनी बैटल शिप्स को प्रोड्यूस करने में। सेम तरह से हिटलर ने प्लान ही नहीं करा था कि रशिया में विंटर इतनी पड़ती है। मैंने आपको जैसे बताया था लास्ट वाले उसमें कि स्टेलिंग्रेड में क्या हुआ था, ऐसे जो रशिया में पहुंचे और जैसी विंटर पड़ी उनके पास भाई सब बीमार पड़ने लगे, जर्मन तबीयत खराब होने लगी, दिक्कत हो गई, वहाँ की ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं झेल पाए बारिश के बाद तुरंत। तो ये सब प्लान का पार्ट नहीं था। अब आप कहेंगे कि मैम क्या इम्पैक्ट रहा इस वर्ल्ड वॉर 2 का, थोड़ा बताइए। कुछ खास अच्छी बातें नहीं है दोस्तों। डिस्ट्रक्शन तो पूछो मत, 40 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए, इसमें से आधे से ज्यादा तो रशियंस थे। बहुत सारे लोगों को अपने घरों से उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया। जर्मन इंडस्ट्रियल एरियाज और सिटीज पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। सेम तरह से फ्रांस और वेस्ट रशिया की सिटीज भी एयर स्ट्राइक की वजह से बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। बहुत ही ज्यादा भयंकर नज़ारा था। हिटलर इंगेज था एक सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन में 6 मिलियन ज्यूज का इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जो कि एक बहुत फेमस बात है। न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए हिरोशिमा पे और फिर नागासाकी पे, जिसकी वजह से न जाने कितने सारे जापानीज मारे गए और न जाने कितने सारे डिसेबल हो गए। और आज भी देखो तो कितने आने वाले वक्त तक के लिए ये अफेक्ट करता रहा लोगों की हेल्थ को। दूसरी बात आई पीस सेटलमेंट की, तो अलग अलग ट्रीटीज जो है उनको साइन करा गया सेपरेट। इटली ने तो अपनी सारी अफ्रीकन कॉलोनीज को लूज कर दिया था, अलॉन्ग विद द अल्बानिया और इथियोपिया भी। यूएसएसआर को मिला ईस्ट चेकोस्लोवाकिया, पार्ट्स ऑफ फिनलैंड, एंड इसने बाल्टिक स्टेट्स इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को फ्री नहीं करा, जिसे कैप्चर कर लिया गया था इसके द्वारा 1939 में। त्रिस्ती केम अंडर यूनाइटेड नेशन एडमिनिस्ट्रेशन,
और यहाँ पे जापान 1951 में इसने सारे जो टेरिटरीज ने एक्वायर्ड करी गई थी पिछले 90 सालों में वो सब सरेंडर कर दी एंड कम्प्लीटली अपने आप को विड्रॉ कर लिया चाइना से। यूएसएसआर ने किसी भी तरह का सेटलमेंट जर्मनी को लेके और ऑस्ट्रिया को लेके एकदम रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, एक्सेप्ट दैट दे वुड रिमेन अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ एलीट ट्रूप्स, वाइल ईस्ट प्रूशिया को डिवाइड करा जा रहा था पोलैंड और रशिया के बीच में। फिर बात करते हैं माइग्रेशन का। तो बहुत सारे जर्मन पहुंच गए माइग्रेट करके टू जर्मनी फ्रॉम देयर होम्स इन द एलीट ऑक्यूपाइड एरियाज आउटसाइड जर्मनी, और इसे इसलिए किया गया इस इंश्योर कराने के लिए कि फ्यूचर में जर्मन की सरकार किसी और टेरिटरी को पे अपना जो है क्लेम ना जमा सके कि भैया वहाँ पे हमारे जर्मन्स रहते हैं तो ये हिस्सा हमारा। इसके साथ अब नेक्स्ट बात आती है न्यूक्लियराइजेशन की। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट बात आती है बैलेंस ऑफ पावर की। दोस्तों यूरोपियंस का ऐसा डोमिनेशन रहा वर्ल्ड पे जो था वो खत्म हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और बैलेंस ऑफ पावर अब शिफ्ट हो गई यूएसएसआर और यूएस के हिस्से में। हाई वॉर कॉस्ट की वजह से इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस एकदम कंगालिया हो चुके थे, और ब्रिटेन जो था वो तो काफी बहुत ज्यादा कर्जे में था यूएस के, which it acquired due to US aid जो प्रोवाइड करी गई थी अंडर द लैंड लीज एक्ट 1941 के तहत। वॉर के बाद ब्रिटेन was forced to ask for another US लोन, उसे फिर से जरूरत पड़ गई, यूएस ने फिर लोन लिया। साथ में यूरोपियन का एक्सपोर्ट भी कम हो गया, यूएस इकोनॉमिकली मजबूत हो गया, वाइल यूएसएसआर के पास लार्जेस्ट आर्मी हो गई। जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद था वह एक बायपोलर था। बायपोलर वर्ल्ड मतलब दो के पास पावर थी, और इसी के साथ यूएसएसआर और यूएस के बीच में शुरू हुई कोल्ड वॉर राइवलरी। इसके साथ थर्ड वर्ल्ड कॉन्सेप्ट निकल के आया। इसमें यह था कि भाई थर्ड वर्ल्ड का मतलब होता है नॉन अलाइंड, कि मतलब दो पावर चल रही थी, एक थी यूएसएसआर और एक थी यहाँ पे यूएस, और ये थर्ड वर्ल्ड का मतलब सीधा सीधा ये था कि जो कंट्रीज इन दोनों के साथ नहीं थी, और यहाँ जैसे कि इंडिया बिल्कुल अपनी खुद की न्यूट्रल, अपनी खुद की पॉलिसी। 1973 में लीडर्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स के जो इमर्ज हो गए आए आफ्टर द वॉर एक साथ आए एट एल्जियर्स एंड डिक्लेयर किया खुद को थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड वो सस्पिशियस था इन दोनों टू बोथ कम्युनिज्म से और कैपिटलिज्म से। फिर आई बात डी कॉलोनाइजेशन की। दोस्तों जो यूरोपियन पावर्स को हराया गया एट द हैंड्स ऑफ जापान डिक्रीज देयर प्रेस्टीज, अब तो हारे भैया, इनकी प्रेस्टीज कम हो गई, इनकी कॉलोनीज में जो रूल कर रहे थे इज्जत सब इनकी चली गई, क्योंकि उनको ये लगता था ना कि ब्रिटिशर्स को तो कभी हरा ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा सब एकदम खत्म हो गया ये सब देख के कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। वॉर को लड़ा गया अगेंस्ट द ऑपरेशन, है ना, जो दबा के रख रहे थे कॉलोनीज में लोगों को, आज़ादी के लिए लड़ाई हुई। बहुत सारे सोल्जर्स इन कॉलोनीज से इन्होंने लड़ा था यूरोप के अंदर, जहाँ पे इनको आइडिया मिला और प्रॉस्पेरिटी जो कि वेस्ट की है वो सब सामने आई, सब इनके सामने चीज़ें आ गई विद द पॉवर्टी एट होम, जिसकी वजह से नेशनलिज्म और बढ़ने लगा इन कॉलोनीज में। साथ में यूरोपियन पावर्स मिलिट्री और इकोनॉमिकली कमजोर पड़ गई थी। यूएसएसआर अब वर्ल्ड की पावर था, और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वो कॉलोनिज्म के अगेंस्ट थी। बहुत सारी पुरानी जो यूरोपियन कॉलोनीज थी वो जापानीज रूल के अंडर आ गई थी। वॉर के टाइम पे उसने देखा कि यहाँ पे नेशनल स्ट्रगल और बड़े हैं अंडर द कम्युनिस्ट लीडर्स। इंडिया ऐसी पहली कॉलोनी था जिसे यहाँ पे आज़ादी मिली थी इस वॉर के बाद, इसलिए डीकॉलोनाइजेशन की शुरुआत हुई एशिया में, जिसकी वजह से आज़ादी की डिमांड अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में भी उठने लगी। डीकॉलोनाइजेशन का ये प्रोसेस, इसकी वजह से बहुत सारे नए नए नेशन स्टेट्स यहाँ पे उभर के आने लगे इन दी 1960s। और यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 1945 में इस वर्ल्ड की पीस को मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए राइट्स को इंडिविजुअल्स के, फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस दी वर्ल्ड। आगे लेके चलती हूँ आपको और अलग मतलब डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में बताती हूँ। दोस्तों आप कुछ टर्म पढ़ते होंगे जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, ये जनरली पढ़ते होंगे, बट ये हमें समझना ज़रूरी है इनकी मीनिंग क्या है, इन टर्म्स के पीछे की फिलॉसफी क्या है, और ये टर्म्स कलेक्टिवली दिखाते हैं अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम्स को,
जो कि यूज करे जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छी और क्लियरिटी के लिए जनरल प्रिंसिपल्स इन सारे पॉलिटिकल फिलोसफीज का ये मैं आपको बताती हूँ। शुरुआत करते हैं कैपिटलिज्म से। दोस्तों, जो एक कैपिटलिज्म का सिस्टम होता है ना, ये होता है ऑर्गेनाइज करना स्टेट को और सोसाइटी को, जो कि उन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो दैट देयर शुड बी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कंट्रीज वेल्थ। मतलब ऐसी कोई सोसाइटी या स्टेट जो कहती हो कि जो देश की वेल्थ है वो उसकी ओनरशिप प्राइवेट लोगों के हाथ में हो, प्राइवेट हाथों में हो। इकोनॉमी का जो काम होगा वो होगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेजीज फेयर, दैट इज मार्केट की फोर्सेस डिटरमाइन करेंगी। जैसा चल रहा है ऐसे मानो कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मार्केट डिटरमाइन करेगी प्राइस को, वैसे ही उसी हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेंगी। यहाँ पे इकोनॉमी का कोई कमांड नहीं होगा। स्टेट कुछ नहीं बताएगी इंडस्ट्री को कि आप क्या प्रोड्यूस करिए, कब प्रोड्यूस करिए, कैसे प्रोड्यूस करिए। साथ में इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर कोई स्पेशल प्रोटेक्शन भी नहीं दिया जाएगा किसी वर्किंग क्लास को। वर्कर वो सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, लाइक कैपिटल एंड लैंड। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जानते हैं क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उन चीज, वो सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका यूज करते हैं ना किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, समझ रहे हैं? तो ड्राइविंग फोर्सेस जो है इस कैपिटलिस्ट सिस्टम की, इनका फोकस है ऑन द प्राइवेट इंटरप्राइज, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप पे, सिक्योरिटी पे किसी प्राइवेट वेल्थ की, और प्रोडक्शन पे फॉर प्रॉफिट मोटिव कि जो भी यहाँ पे करा जा रहा है वो प्रॉफिट मोटिव से करा जा रहा है। समझ गए कैपिटलिज्म का मतलब? आइए अब कम्युनिज्म का मतलब आपको बताते हैं। कम्युनिज्म का मतलब होता है ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसे कैरेक्टराइज करा गया है बाय कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बाय कम्युनिटी। कम्युनिज्म कहता है ना, तो इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है उसकी कलेक्टिव ओनरशिप पूरे पूरी वहां की कम्युनिटी की होती है। ऐसे समझ रहे हो ना क्या मैं कहना चाहती हूँ? विद द एंड ऑफ गोल बीइंग कंप्लीट सोशल इक्विटी। ठीक है, तो जो कम्युनिस्ट सिस्टम है ऑर्गेनाइज करने का स्टेट और सोसाइटी को, ये कार्ल मार्क्स के आइडियाज पे जो है वो बेस्ड है, जहां पे तीन चीजें जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस होती है। पहली ओनरशिप ऑफ वेल्थ की, दूसरी इकोनॉमिक प्लानिंग की, और तीसरी प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग क्लास की। दोस्तों, जो देश की वेल्थ है उसे कलेक्टिवली ओन करा जाए और इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान करा जाए, मतलब कमांड इकोनॉमी हो, और स्टेट के कुछ एक मजबूत कदम उठाए प्रोटेक्ट करने के लिए वर्किंग क्लास का इंटरेस्ट। दोस्तों, जो ड्राइविंग फोर्सेस हो कम्युनिस्ट सिस्टम की, उनका फोकस हो इक्वालिटी पे, कलेक्टिव ओनरशिप पे, और प्रोडक्शन पे फॉर सोशल गुड, है ना? ऐसा कुछ हो, समाज के हित के लिए प्रोडक्शन हो। दोनों ही कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, इन्हें अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्रीज ने अडॉप्ट करा है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर आती है बात एक बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट सोशलिज्म की। देखिए, हम कहाँ से सोशलिज्म निकला और कैसे ऐसे आगे बढ़ा, इसको पढ़ने से पहले हमें समझना जरूरी है कि सोशलिज्म का मतलब क्या होता है। सोशलिज्म का मतलब होता है टू स्टेट ओनरशिप ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, या फिर स्टेट की ओनरशिप है ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। ऐसे समझिए कि सोशलिज्म ये किसी भी तरह का अलग सिस्टम हो सकता है ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये प्राइवेटली भी हो सकता है या कलेक्टिवली ओन भी हो सकता है, या फिर डिक्टेटेड हो सकता है बाय अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जो प्लान करेगी और कंट्रोल करेगी इकोनॉमी को। हालांकि सोशलिज्म हमेशा से एग्जिस्ट नहीं कर सकता विद ओनली कम्युनिस्ट या फासिस्ट गवर्नमेंट के साथ में, बल्कि जो सोशलिज्म का इम्प्लीमेंटेशन है बहुत सारे देशों में, उसमें ज़रूरत पड़ती है एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इस अपनी फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट कर सके। अब देखिए, सोशलिज्म के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे बताना चाहती हूँ। एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, इसका मतलब कोई क्लास ना हो, कास्ट ना हो, कलर ना हो, इस बेसिस पे, मतलब वो तो होगा ही, लेकिन इस बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ना हो, शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। देयर कैन बी नो जेन्युइन लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी। फिर समझिए, इट मीन्स नो क्लास, कास्ट और कलर शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। देयर
कैन बी नो जेन्युइन लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी, ठीक है ना। दूसरी बात, सेटिस्फैक्शन बेसिक नीड्स का, प्रॉफिट का मोटिव ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे सर्विस मोटिव से। स्टेट का मेन फोकस होगा कि रिसोर्सेस सबको मिले, वहां नहीं जहां से सबसे ज्यादा उस रिसोर्स का पैसा मिल रहा है, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरत जिसको है उसको रिसोर्सेस मिले। तीसरी बात, कॉमन ओनरशिप की, तो कॉमन ओनरशिप सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, इनके लिए एक इंडस्ट्री जो कि कलेक्टिवली ओन है वो ज्यादा एफिशिएंट होती है। फ्रॉम द मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू मोर सेटिस्फाइंग। आइडियल ऑफ सर्विस की बात करें तो सोशलिज्म दिखा एडवोकेट करता है, फैलाता है आइडिया जनरल वेलफेयर का, सबका विकास हो या कॉमन गुड हो। हाँ, ये प्रोटेक्ट करता है कि कोई हार्श मटेरियलिज्म ना हो या किसी इंडिविजुअल को इतनी ज्यादा आज़ादी ना दी गई हो। तो इंडिविजुअलिज्म ऑफ क्लासिकल लिबरल्स को यहाँ ये अगेंस्ट है इसके। तो जो सोसाइटी एक प्योरली सोशलिस्ट स्टेट होती है वो ऐसी होती है जिसमें सारे जो राइट्स हैं वो स्टेट के हाथ में है और सब कुछ ये ऑपरेट करती है थ्रू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हालांकि नियरली सारी जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं इन्होंने सोशलिज्म कैपिटलिज्म का कॉम्बिनेशन रखा। कभी कभी इकोनॉमी हाईली सेंट्रलाइज्ड हुई वाइल कुछ कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हुई, और ये सब खड़ी रही इक्वालिटी के लिए, बट इनकी मीनिंग अलग अलग देखने को मिली। अब एक बात आती है फॉर्म्स और शेड्स ऑफ सोशलिज्म। देखिए, सोशलिज्म कोई सीधा सीधा कॉन्सेप्ट नहीं है, अलग अलग इसके फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। अगर हम देखें कम्युनिज्म को, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो ये एक क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको समझाया। रशिया ऐसी पहली कम्युनिस्ट स्टेट थी पूरे वर्ल्ड में। जल्द ही कम्युनिज्म को हम मार्क्सिज्म भी बोलते हैं, ये फैला यूरोप के बाहर, एशिया में आया, साउथ अमेरिका में आया और अफ्रीका में भी आया। हर एक देश के साथ साथ उन देशों ने अपना खुद का स्टाइल भी इसके साथ अडॉप्ट करा, और मार्क्सिज्म एज पर देयर स्पेसिफिक नीड्स, कंडीशन और हिस्ट्री के साथ में उन्होंने अपने अपनी जगह पे इसे अडॉप्ट करा। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने अडॉप्ट करा रशिया का मॉडल 1958 तक, बट उसके बाद जब माओ ने इंट्रोड्यूस करा ग्रेट लीप फॉरवर्ड को 1958 में, ताकि इन कमजोरियों से अपनी जो पुराने मॉडल की हैं उसे बाहर आ सकें और एक मॉडल ला सकें एक कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का, दैट वुड बी मोर रेलिवेंट या मोर इम्पोर्टेंट टू द चाइनीज सिचुएशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो एक पर्टिकुलर चाइनीज प्रॉब्लम्स को लेके। इसलिए इसे समझना होगा कि यहाँ पे कोई परफेक्ट मॉडल नहीं है कम्युनिज्म का जो हमें इसके सारे फीचर्स को दिखाए और दिखाए कि ये सब कुछ जो है वो हमने बाहर से लिया है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ कि हर देश ने अपने हिसाब से चीज़ों को अडॉप्ट करा है। तो अब जो कम्युनिस्ट चाइना है इसने अडॉप्ट करा था मार्केट सोशलिज्म को। अभी मैं इंडिया के बारे में बताऊंगी। मार्केट सोशलिज्म को अंडर दी डेंग जियाओपिंग, ठीक है, लीडर रहे थे ना 1978 से लेके 1992 तक। ज्यादा लिबरल थे ये, लेस एंटागोनिस्टिक थे टू कैपिटलिज्म, एंड इसलिए दस वाज एक राइट विंग कम्युनिस्ट थे। इसलिए ये जो डेंग साहब थे, इनके अंडर जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना थी ये मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ी अपनी जरूरतों के हिसाब से उस वक्त की। और मार्केट सोशलिज्म ये ब्रांड था सोशलिज्म का विच हैज अ सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, जो अचीव होती थ्रू द ओपन डोर इकोनॉमिक पॉलिसीज से, जहाँ पे लोकल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड थी ग्लोबल इकोनॉमी में थ्रू डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड बैरियर्स। वही जगह मार्केट सोशलिज्म के पास फीचर्स थे डिसेंट्रलाइजेशन के, इकोनॉमिक पावर के, ठीक है, मतलब ये चेंज कर सकती थी विड्रॉल कम्युनिस्ट पार्टी का फ्रॉम डिसीजन मेकिंग अपने मैनेजमेंट में लेके सोसाइटी के, ज़्यादा प्राइवेट ओनरशिप लैंड की और दूसरे फीचर्स कैपिटलिज्म के। बट ये अपनी इक्वालिटी की तरफ से नजरें नहीं हटा रही थी क्योंकि इक्वालिटी एक प्राइमरी गोल था कम्युनिस्ट स्टेट का। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए सोशलिज्म और कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट को आइए कुछ आपको दोनों के बीच में क्या बनता है वो समझाती हूँ। देखो भैया, मार्क्सिज्म वर्सेस सोशलिज्म। मार्क्सिज्म को साइंटिफिक सोशलिज्म या मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के नाम से भी जानते हैं, जो कि फिलॉसफी है कार्ल मैक्स की और एंगल्स की, एज गिवन इन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। जो काउंटर्स है इस रिलेशनशिप की आप उसको समझोगे इस तरह से, जैसे कि पहली बात कि मार्क्सिस्ट कहते हैं
कि किस तरह से हम लेकर आएंगे सोशलिज्म सोसाइटी के अंदर। ठीक है, मार्क्सिज्म टॉक अबाउट हाउ टू ब्रिंग अबाउट सोशलिज्म इन द सोसाइटी। दूसरी बात, सोशलिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है और मार्क्सिज्म सिर्फ इसका एक पार्ट है इसके अंदर, एंड कुछ और भी मैथोलॉजी के साथ जिसे दूसरे थिंकर्स ने सजेस्ट किया इस सोशलिज्म के अंडर। सोशलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट ये पुराना है मार्क्सिज्म से। यूटोपियन सोशलिस्ट जैसे कि रॉबर्ट ओवेन वगैरह और दूसरे सोशलिस्ट ने भी काम किया है कार्ल मार्क्स से पहले और अपना अपना वर्जन दिया है सोशलिज्म का। फिर आई बात मार्क्सिज्म, ये एक सोशलिज्म है जैसा कि कार्ल मार्क्स ने, मतलब मार्क्स ने जैसे सोचा था वैसा हो गया मार्क्सिज्म, वो एक उस तरह का सोशलिज्म है। तीसरी बात, मार्क्सिज्म ये सोशलिज्म है एक इंडस्ट्रियलाइज सेटिंग में, दैट इज इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी में। उसके साथ मार्क्सिज्म बात करता है डिक्टेटरशिप को लेके प्रोलेटरेट की, दैट इज वर्किंग क्लास की। इसलिए मार्क्सिज्म का फोकस होता है वर्कर पे सिर्फ और सिर्फ, एंड इसलिए ये नैरो अप्रोच रखता है। बट फोकस जो कि इस सोशलिज्म का है ये बहुत वाइड है, क्योंकि ये सिर्फ एक सेक्शन या वर्कर्स तक नहीं रखता, इसमें पीजेंट्स और सारी पॉपुलेशन आती है और जो भी सेक्टर इकोनॉमी के हैं वो सब आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोशलिज्म ये अप्लाई होता है इन नॉन इंडस्ट्रियल कंट्रीज जैसे कि रशिया, चाइना, इंडिया, वियतनाम, क्यूबा, अफ्रीकन कंट्रीज लाइक एंगोला। इसके अलावा मार्क्सिज्म एक एंटी स्टेट है और चाहता है कि एक स्टेटलेस सोसाइटी हो जहाँ पे कोई कंपल्शन ना हो सोशलिज्म पे। ज़्यादा जनरल कॉन्सेप्ट है, डिमांड नहीं करता कि स्टेट यहाँ पे अबैंडन हो। अब सोशलिज्म ये कोई एंटी स्टेट नहीं है, बट ये फोकस डालता है सिर्फ इक्वालिटी पे सबकी। इंडियन सोशलिज्म रादर ये इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट को यूज करता है ताकि और इक्वालिटी ला सके सोसाइटी में। मेथड की अगर मैं बात करूं तो मार्क्स ने आर्ग्यू करा कि जो वायलेंट रेवोल्यूशन है यही एक लौता तरीका है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है सोशलिज्म पे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंट्रीज जैसे कि चील अंडर एलेंदे इसमें विटनेस किया इसने पीसफुल रेवोल्यूशन सोशलिज्म को लेके एंड अंडर डेमोक्रेटिक पॉलिटी। ये तो मेथड बताए। एंड्स की बात करें अगर तो एम सोशलिज्म का जो है वो ब्रॉडर है अपने नेचर में। सोशलिज्म का वर्जन एम कर सकता है कि डिक्रीज करा जाए कैपिटलिस्ट सिस्टम के जो डोमिनेशन है, इतना जो दबा के रखा है उसमें थोड़ी कमी हो, वाइल मार्क्सिज्म का एम होता है कंप्लीट एकदम कैपिटलिज्म खत्म ही हो जाए। तो सिमिलैरिटी इस बात में दिखती है कि मार्क्सिज्म एम करता है सोशलिज्म को विच इम्प्लाइड एन इक्वालिटी बेस्ड नॉन एक्सप्लॉइटेटिव सोसाइटी हो। दोनों ही कॉन्सेप्ट सिर्फ फिलॉसफीज हैं और ऑपरेशनल डिटेल्स को लैक करते हैं करीब कि किस तरह से हमें सोसाइटी को ऑर्गेनाइज वगैरह करना है। इसलिए दोनों ही कॉन्सेप्ट का स्कोप होता है कि इन्हें और इलेबोरेट किया जा सकता है अपने ऑपरेशनलाइजेशन में। फिर आई बात फेबियन सोशलिज्म की। दोस्तों, एक ये दूसरा फॉर्म है सोशलिज्म का। अब यहाँ जो ओरिजिन है इस फेबियन सोशलिज्म का टर्म का, इसकी शुरुआत होती है जब फेबियन सोसाइटी बनी थी 1883 में ब्रिटेन के अंदर। फेबियन सोसाइटी इसने एक फाउंडेशन प्रिंसिपल रखा लेबर पार्टी का सरकार ब्रिटेन के अंदर। फेबियनिज्म ने इस बात पे मैंडेट करा कि इवोल्यूशन पे करा रादर देन रेवोल्यूशन तक टू ब्रिंग अबाउट सोशलिज्म। यहाँ पे दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंस की हैं। पहला कि टू ब्रिंग अबाउट सोशलिज्म एंड दूसरा एवोल्यूशन। ठीक है, फेबियन सोशलिस्ट ने कुछ ऐसा ये नहीं कहा कि डेमोक्रेसी को उठा के बाहर फेंक दो और वन पार्टी कम्युनिस्ट स्टेट को स्टैब्लिश कर दो। इनका ये मानना था कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट होती है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। साथ में इन्होंने रिजेक्ट कर दिया किसी भी प्रकार के वायलेंस का यूज रेवोल्यूशन को लाने के लिए, और ये मानना था कि धीमे धीमे रिफॉर्म्स को लाया जा सकता है अगर प्यार से, नेगोशिएशंस, पेटिशंस से और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलेंगे सोसाइटी के अंदर। इनका उद्देश्य था कि हम इक्वालिटी लेकर आएंगे वैसे ही जैसे कम्युनिटी स्टेट्स में है, बट इनका तरीका अलग होगा। प्रोमिनेंट नेम्स जाने माने जो कि फेबियन सोशलिस्ट के हैं, उसमें आपका एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। फिर आती है बात डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड सोशल डेमोक्रेसी की। ये दो अभी रियली इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि सोशलिज्म से यहाँ पे रिलेटेड हैं। इन दोनों टर्म्स की शुरुआत आप कह सकते हो जब रिफॉर्मिस्ट के बीच में स्प्लिट हुआ था और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट के बीच में स्प्लिट हुआ था।
एट द टाइम ऑफ सेकेंड इंटरनेशनल। फॉर नाउ आज के टाइम तो जो स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं सेकेंड इंटरनेशनल को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सोशलिस्ट का और लेबर पार्टीज का पूरे वर्ल्ड में। जो रिफॉर्मिस्ट हैं उन्हें कहते हैं सोशल डेमोक्रेटिक्स। और जो मेन इशू है डिबेट का इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में ये है डेमोक्रेटिक वर्सेस अथॉरिटेरियन सोशलिज्म। वाइल जो मेन थ्रस्ट है सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का ये है इज ऑन द रिफॉर्मिस्ट नॉन वायलेंट मीन्स अगेंस्ट द रेवोल्यूशनरी वायलेंट मीन्स टू अचीव अ सोशल ऑर्डर। तो दोनों ही टर्म के बारे में बता देती हूँ। जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का अगर मैं बताऊं तो इसके प्रोपाउंडर्स का ये कहना था एक फॉर अ सोशलिस्ट ऑर्डर जो कि एक ट्रूली डेमोक्रेटिक हो। इनकी नज़रों में एक सच्ची सोशलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो जनता होती है इसके पास पावर होती है डिसीजन लेने की अपने इकोनॉमी के मैनेजमेंट को लेके। इनका जो थ्रस्ट था इसलिए सोशलिज्म फ्रॉम बिलो था, नीचे से सोशलिज्म, समझ रहे हो? जो कि आप ऐसे समझो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन पॉपुलेशन का, वर्कर्स का खासकर, और मैनेजमेंट का इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल फीचर था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का फॉर या फिर सोशलिज्म का फ्रॉम बिलो। इसका मतलब कि सेकेंडरी द मीन्स बाकी सब कुछ दूसरे सेकेंडरी नंबर पे आते हैं और ऐसा सोशलिस्ट ऑर्डर ये अचीव करा जाता है थ्रू रिफॉर्मिस्ट या रिवोल्यूशनरी तरीके थे विद इन द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। यहाँ पे सब ग्रुप्स भी थे जो सपोर्ट करते थे एक सेट ऑफ मीन्स को ओवर द अदर विद मोस्ट फेवरिंग जो भी रिवोल्यूशनरी मीन्स होगा इसका जो रियल स्ट्रेस होगा वो आखिरी में माना जाएगा। ठीक है, तरीके से मतलब नहीं है, जो लोग ज्यादा जिस चीज को मानेंगे उसको हम अपना लेंगे। अब सोशलिज्म फ्रॉम बिलो की अगर मैं बात करूं तो एक एंटी अथॉरिटेरियन व्यू है सोशलिज्म का इन कॉन्ट्रास्ट टू स्टेलिनिज्म और सोशल डेमोक्रेसी। दोनों ही अगर मैं बताऊं तो ये फॉर्म है अथॉरिटेरियन स्टेट सोशलिज्म के। अथॉरिटेरियन यहाँ पे अगर जो मैंने बताया वो कहता है कि एक ही बंदे के हाथ में पावर, डिसेंट्रलाइज का मतलब नीचे तक पावर आ रही है। स्टेलिनिज्म अमंग अदर थिंग्स ये इम्प्लाई करता है कि कंसंट्रेशन जो पावर का है वो एक के हाथ मतलब हैंड्स में है, हाथों में है, एक पैरामाउंट लीडर की जो कि रूल कर रहा है स्टेट को। इकोनॉमिकली जो इकोनॉमी है वो सेंट्रली प्लान्ड है और इसमें टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग है मैनेजमेंट में इकोनॉमी की। सोशल डेमोक्रेसी में भी जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं ये इसे स्टेट के हाथ में ही रखते हैं और कैपिटलिस्ट के हाथ में रखते हैं। यहाँ पे भी जो रियल प्रोड्यूसर्स है वेल्थ के दैट इज वर्कर्स को कोई मतलब ऐसा नहीं मिलता कि वो डिसीजन ले पाए। इसलिए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के हिसाब से दोनों ही सोशल डेमोक्रेसी और स्टेलिनिज्म ये अगेंस्ट है नोशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के इन द हैंड्स ऑफ मासेस। इसके अलावा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये अगेंस्ट है स्टेट सोशलिज्म के जिसके अंदर आता है नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जहाँ पे कमांड इकोनॉमी क्या होती है, ऐसी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जहाँ पे स्टेट कमांड करता है इंडस्ट्री को कि आपको क्या कब कैसे प्रोड्यूस करना है। कैपिटलिज्म के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर है इस सवाल पे इकोनॉमिक प्रोडक्शन को लेके ये कैपिटलिस्ट के हाथ में होती है। और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आर्ग्यू करते हैं थ्रू नेशनलाइजेशन द कैपिटलिस्ट आर रिप्लेस बाय स्टेट एंड वर्कर इज अगेन फिर से लेफ्ट आउट रह जाता है। नेक्स्ट हम सोशल डेमोक्रेसी की बात करें तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जहाँ पे मेन जो बढ़ावा दिया जाता है वो सोशल डेमोक्रेट्स को दिया जाता है और वो दिया जाता है इन द मीन्स टू अचीव द एंड्स। ठीक है, क्या तरीके हैं जिससे आप यहाँ पे मेन पा रहे हो सोशलिस्ट सोसाइटी को। ये अपोज करते हैं किसी भी तरह का वायलेंट रेवोल्यूशनरी मीन्स और ये मानना होता है कि आप सोशलिस्ट ऑर्डर जो कि इक्विटेबल हो इस तरह से हमें चीज़ें करना है, धीमे धीमे रिफॉर्म्स और अहिंसा के माध्यम से। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बताऊं तो उद्देश्य सिमिलर होता है जैसे कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का होता है, मतलब कि हम सोशलिस्ट सोसाइटी को पाएंगे जहाँ पे यहाँ पे लेस कंसंट्रेशन हो वेल्थ का और ज़्यादा इक्वालिटी हो। जो मीन्स होंगे वो रिफॉर्मिस्ट है, मतलब धीमे धीमे जो है बदलाव लाना है, वायलेंट तरीकों का यूज़ नहीं करना, शांति से प्यार से लेके चलना है। सोशल डेमोक्रेसी क्या आप कैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी कह सकते हो जिसका उद्देश्य है वेलफेयर स्टेट का, जिसमें सोशलिस्ट पॉलिसीज हो जहाँ पे वर्कर्स के पास पावर हो कलेक्टिव बार्गेनिंग की विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी। जो फॉर्म पॉलिटी का है ये
प्रिफर करा गया है डेमोक्रेसी के अंदर विद रूल ऑफ लॉ। और डेमोक्रेसी टेस्ट करती है यहाँ पे दोनों ही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक में। जो ये मिक्स्ड इकोनॉमी आप सुनते हो ना, ये जो है ना ये फेवर करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी को, बट ये अगेंस्ट हैं एक्सेस इंटरवेंशन को लेके स्टेट के। बताइए आप हाँ या ना में बताइए कि हमारे देश में कौन सी है, क्या सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है या मिक्स इकोनॉमी है। ये इक्वली अगेंस्ट होते हैं 100% फ्री मार्केट इकोनॉमी के और 100% प्लान्ड के। दोनों ही बातें आप समझ गए क्या है क्या नहीं है। आई होप आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा आपको और चीज समझाऊं। देखो, अगर मैं वोट बैंक की बात करूं तो यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसमें वर्कर्स और पुअर पीजेंट्स होते हैं वोट बैंक, वही जगह यहाँ पे मिडिल क्लास होते हैं। रेडिकलिज्म की बात करूं तो ज्यादा रेडिकल ये होता है, ये कम होता है। हाँ, और अगर मैं सिस्टम ऑफ इकोनॉमी प्रिफर करूं तो ये फुली सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वही जगह ये मिक्स्ड है। तरीकों की बात करूं तो दो ग्रुप्स हैं, रिफॉर्मर्स डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो पीसफुल तरीके से करते हैं, वही जगह रेवोल्यूशनरी की जबरदस्ती कर दो, लेकिन सोशल में धीमे धीमे ग्रेजुअल होता है प्यार से। स्टेट के रोल की बात करूं तो मिनिमम रोल होता है स्टेट का, इवन वेलफेयर स्टेट शुड बी अ टेम्परेरी मेजर, सबसे कम होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ रोल होता है स्टेट का कि भाई 100% फ्री भी ना हो, 100% प्लान भी ना हो। और पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूँ ना तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, यही मेन यहाँ पे फोकस होता है। हाँ, अंडर द डेमोक्रेसी या कम्युनिस्ट स्टेट के अंदर। वही जगह यहाँ बात करूँ तो डेमोक्रेसी विद रूल ऑफ लॉ। चलिए आगे बढ़ते जाए। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट वाले हम लेक्चर में करेंगे। कैसा लगा आपको लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इन वीडियोस को फेसबुक पे देखने के लिए चैनल को मेरे वहाँ के पेज को भी लाइक करिए। और टेलीग्राम पे आप PDF पाएंगे, इंस्टाग्राम पे आप डेली MCQs अटेंड कर सकते हैं। ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस वर्चुअल लाइब्रेरी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ चल रही है जिसकी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।